हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एनालिसिस। उसमें हमने 3 पार्ट्स में लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस कर लिए थे। अब 4th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लीवरेज रेशियो, जिन्हें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है या लीवरेज रेशियो है, ये क्या मेजर करते हैं? ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सॉल्वेंसी का मतलब है कंपनी अपने डेप्ट को पे करने में एबल है या नहीं है। और सॉल्वेंसी 2 प्रकार की हो सकती है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। मैंने आपको बताया था ऐसा हो सकता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट हो लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट नहीं हो, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने के लिए हमने लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 5 रेशियो पढ़े थे। अब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये 8 रेशियो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसे एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ऑल डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो देखो, जनरली तो फॉर्मूला यही होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, ऑल डेप्ट अपॉन इक्विटी। और नाम से भी लग रहा है, सिर्फ डेप्ट लिखा हुआ है फॉर्मूला में, तो सभी प्रकार के डेप्ट हमें ले लेने चाहिए। लेकिन कुछ बुक्स और कुछ ऑथर डेप्ट में केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट को ही इंक्लूड करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लगा देंगे। दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्थ रेशियो, और ये आपको समझ में आ ही चुका है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या शो करता है। इक्विटी के अंदर क्या आएगा? इक्विटी का मतलब है नेटवर्थ, तो इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो ये शो करता है कि कितना हमने खुद का पैसा लगा रखा है और कितना हमने बाहर से डेब्ट ले रखा है। जनरली ये माना जाता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो यदि 2:1 है तो ये आइडियल होता है। मतलब यदि हमने खुद का पैसा 1 रुपये लगा रखा है तो हम 2 रुपये का लोन ले सकते हैं, डबल लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले माना जाता था, आजकल इतना डेब्ट लेना सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्थ रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेटवर्थ अपॉन टोटल एसेट्स। नेटवर्थ रेशियो पर आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि ऊपर डेब्ट आएगा नीचे इक्विटी आएगा। लेकिन नेटवर्थ रेशियो का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा तो आपको नेटवर्थ से कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ये तो पता चल जाएगा कि ऊपर नेटवर्थ आएगा, नीचे आप समझ नहीं पाओगे कि क्या आएगा। तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। तो नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। जैसे आप देखिए, नेटवर्थ में आपको पता ही है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 3 आइटम हम ले लेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास है नहीं, तो ये हो गई हमारी 20 लाख। और टोटल एसेट हमारी कितनी है? 32 लाख रुपए की। तो ये वाला जो नेटवर्थ रेशियो है ये हमारा क्या शो करता है? देखो, नेटवर्थ रेशियो ये शो करता है कि ये जो 32 लाख रुपए की एसेट है, 32 लाख रुपए की एसेट हमने कहाँ से खरीदी? 20 लाख, 32 लाख में से 20 लाख रुपए की एसेट तो हमने नेटवर्थ से खरीदी है, इक्विटी से खरीदी है। तो जो बच गए बाकी के 12 लाख रुपए, वो असेट्स हमने कहाँ से खरीदी होगी? वो हमने डेब्ट से खरीदी होगी, ये बताता है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्थ रेशियो हमें क्या बताता है। नेटवर्थ रेशियो जितना ज़्यादा है उसका मतलब डेब्ट उतना कम है, और नेटवर्थ जितना कम है डेब्ट हमारा उतना ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी साइड बताता है कि पैसे कहाँ से आए, और असेट साइड बताता है कि पैसे हमने कहाँ लगाए। तो 32 लाख रुपए हमने काम में ले रखे हैं, और कहाँ से काम में ले रखे हैं? 20 लाख रुपए हमने नेटवर्थ के काम में ले रखे हैं, और बाकी की 12 लाख है वो हमने डेब्ट के काम में लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। तो सिर्फ सॉल्वेंसी से भी आपको पता चल जाना चाहिए, ये एक तरीके से टोटल सॉल्वेंसी मेजर करता है। ये केवल लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेजर नहीं करता है, ये ओवरऑल सॉल्वेंसी मेजर करता है। टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आप बोलोगे कि फिर तो ये बराबर ही आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल बराबर ही होता है, लेकिन आप भूल रहे हैं।
टोटल असेट में तो हम क्या ले लेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 32 लाख ले लेंगे, लेकिन लाइबिलिटी के अंदर हमें केवल आउटसाइडर लाइबिलिटीज ही लेनी है। तो मतलब ये जो 20 लाख रुपए इक्विटी के थे वो हमें नहीं लेने, जो बच गए बाकी के 12 लाख रुपए वो हमें लेने हैं। तो कहने का मतलब जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो एक तरीके से नेटवर्थ रेशियो का बैलेंस है एक तरीके से। यदि हम 100 में से नेटवर्थ रेशियो भी माइनस कर दें, यदि हम परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियो क्या बताता है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको पता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो पिछले वाले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हमने कितने रुपए कलेक्ट किए हैं, 20 लाख रुपए हमारे इक्विटी के हैं और 10 लाख रुपए हमारे डिबेंचर के हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी हो गई, 30 लाख रुपए। और फिक्स्ड एसेट की बात करें तो कितना है, 27 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट रेशियो हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट हमें दे रखी है 27 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 30 लाख आ जाएगी। ये हमारा रेशियो हो गया। एक बात मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको ये बताया था जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूटिलाइज किया जाना चाहिए नॉन करंट एसेट में। कहने का मतलब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और जो हमारे करंट सोर्सेज है उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए करंट एसेट में। मतलब नॉन करंट सोर्सेज से हमको फिक्स्ड एसेट परचेज करनी चाहिए और करंट सोर्सेज से हमको करंट एसेट परचेज करनी चाहिए। ये जनरली हम मानकर चलते हैं। यदि आपने करंट एसेट को काम में ले लिया है, यदि आपने करंट सोर्सेज को काम में ले लिया है फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है और आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है। छोटा सा एक्सेप्शन क्या होता है, ये जो हमारे पास 30 लाख रुपए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से थे, वैसे तो हमें ये पूरे के पूरे पैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज में लगा देने चाहिए थे, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो कुछ लोग ये कहते हैं ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ये आप लोगों को करंट सोर्सेज से नहीं लगाकर, करंट फंड से नहीं लगाकर नॉन करंट फंड से लगानी चाहिए। जनरली तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल एक तरीके से करंट एसेट है। तो वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कहाँ से होना चाहिए, करंट फंड में से होना चाहिए। लेकिन कुछ ऑथर क्या कहते हैं कि ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो आपको नॉन करंट फंड्स में से यूटिलाइज कर लेनी चाहिए। तो ये वाला जो हमारा रेशियो है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख थी और ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज थे हमारे 30 लाख, तो पूरे के पूरे पैसे जनरली तो हमें फिक्स्ड एसेट में लगाने चाहिए थे, लेकिन हमने 27 लाख ही लगाए, तो बाकी के 3 लाख रुपए हमने करंट एसेट में लगा दिए। तो आप ये मानकर चलिए एक तरीके से हमने परमानेंट वर्किंग कैपिटल ली है इससे। लेकिन ये रेशियो कम नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है 90%, 95%, 98% उतना होना चाहिए। यदि ये रेशियो हमारा कम आता है तो इसका मतलब आपने मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किया है, आपने नॉन करंट फंड से करंट एसेट परचेज कर लिया है। अगला हमारा रेशियो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग इस फॉर्मूले को रिवर्स तरीके से भी काम में लेते हैं, मतलब ऊपर वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ले लेते हैं और नीचे फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ले लेते हैं। यदि सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हम रेशियो साफ साफ मेंशन कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यदि इस फॉर्मूले से आपका आंसर नहीं आए तो आप रिवर्स वाला फॉर्मूला भी लगाकर देख लेना। तो ऊपर क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ऐसी कैपिटल जिसके टुवार्ड्स हमें फिक्स्ड पेमेंट करना पड़ता है। तो दो ही चीज़ें होती है जिनके टुवार्ड्स हमें फिक्स्ड पेमेंट करना पड़ता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक डिबेंचर। इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में एक ही चीज़ होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं मतलब रिटेन्ड अर्निंग होती है
वो भी इक्विटी वालों की ही होती है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर वालों को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, जो बच गया वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों का होता है। तो नीचे वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेने हैं। तो ये रेशियो एक तरीके से हमें फाइनेंशियल लिवरेज बता रहा है, एक तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज ही तो बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर हम फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ले रहे हैं। ये रेशियो अगर ज़्यादा आता है इस रेशियो का आंसर, तो कहने का मतलब हमने फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा काम में लिया है, और यदि आंसर हमारा कम आता है तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कम काम में लिया है। कहने का मतलब यदि हमारा रेशियो 5:4 है, तो कहने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कहने का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड 4 है और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 है। अब यदि ये रेशियो ज़्यादा आता है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा होती है, तो हम बोलेंगे, अगर ये कम होती है तो हम बोलेंगे लो गियर है, और यदि फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा होती है तो हम बोलेंगे ज़्यादा गियर है। जैसे गाड़ी में गियर होता है वैसे ही ये यहाँ पर है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए छोटी सी, आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो शुरुआत में आप कम गियर में गाड़ी चलाएंगे और बाद में बढ़ाएंगे, या फिर इसका रिवर्स करेंगे कि शुरुआत में तो आप 5वें गियर में बाइक चलाएंगे और उसके बाद में फर्स्ट गियर में चलाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि शुरुआत में तो हम गियर क्या रखेंगे गाड़ी में, कम रखेंगे। फर्स्ट गियर में हमने बाइक स्टार्ट की, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाईवे पर फिफ्थ, यदि 5 गियर है आपकी बाइक में तो वैसा ही कंपनी को करना होता है। बिजनेस के स्टार्टिंग में हमें कम गियर रखना चाहिए, और जब हमारा बिजनेस बढ़िया चलने लग जाए तब हमें ज़्यादा गियर रखना चाहिए। कहने का मतलब शुरुआत में हमें फिक्स्ड बियरिंग कैपिटल कम रखनी चाहिए, और जब हमारा बिजनेस बढ़िया चलने लग जाए तब हमें फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को बढ़ा देना चाहिए। ऐसा क्यों? शुरुआत में देखो आपका बिजनेस चल नहीं रहा और आप फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा रखोगे तो आपको फिक्स्ड चार्जेज पे करने पड़ेंगे, और बिजनेस चल ही नहीं रहा तो फिक्स्ड चार्जेज कैसे पे करोगे? तब तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, और बिजनेस बढ़िया चल रहा है तब आप फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम कैसे निकालेंगे? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मतलब EBIT है मान लो 5 लाख रुपए की। एक छोटी सी बात आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में याद रखना है, EBIT का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो EBIT है हमारी 5 लाख और इंटरेस्ट है हमारा 50,000 रुपये। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो गया? 10 टाइम्स। और ये रेशियो हमें क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कंपनी की 10 टाइम्स है इंटरेस्ट को पे करने की। तो कहने का मतलब यदि डिवेंचर होल्डर ये कहे कि पता नहीं आपकी कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो हम उन्हें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से बता सकते हैं कि हमारी कंपनी जितना आपका इंटरेस्ट है उससे 10 गुना इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी रखती है। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर EBIT क्यों लिया है, EBT क्यों नहीं लिया, या फिर PAT क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हम डिबेंचर होल्डर के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद में कितना प्रॉफिट बचा उससे डिबेंचर होल्डर को क्या मतलब है? उनको तो इस बात से मतलब है उनको पे करने के लिए कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है। अब एक और मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये वाला रेशियो देख लीजिए, कैश टू डेप्ट सर्विस या कैश फ्लो कवरेज रेशियो। इसी को ही हम डेप्ट सर्विस रेशियो भी कहते हैं। तो ये वाला रेशियो नंबर 7 और रेशियो नंबर 6 में क्या डिफरेंस है? रेशियो नंबर 6 में हम केवल इंटरेस्ट ले रहे थे, जबकि रेशियो नंबर 7 में हम न केवल इंटरेस्ट लेंगे बल्कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का हम पेमेंट करते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट भी हम ले लेंगे। आगे ना बात आपको समझ में, छठे पॉइंट में, छठे फॉर्मूले में तो हम केवल इंटरेस्ट ले रहे थे, और 7वें फॉर्मूले में हम इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी हम ले लेते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है ऑथर्स के बीच में, वो आप देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया? डेप्ट सर्विस रेशियो किसको कहते हैं? इस फॉर्मूले नंबर 7 को कहते हैं। कहने का मतलब जब डेप्ट सर्विस रेशियो हम कहते हैं तो हम
EBIT अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट करते हैं, और जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लेते हैं काम में तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ही डेब्ट सर्विस रेशियो कहते हैं। कहने का मतलब वो डेब्ट सर्विस रेशियो में EBIT अपॉन इंटरेस्ट फॉर्मूला काम में लेते हैं। और एक और बात आप याद रखना कि इस फॉर्मूले को कैश फ्लो कवरेज रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में सिर्फ कैश फ्लो कवरेज रेशियो लिखा आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। और एक छोटा सा डिफरेंस और है फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7 में। फॉर्मूला नंबर 6 में हमने EBIT काम में लिया है, चाहे वो EBIT कैश में हो चाहे काइंड में हो, जबकि फॉर्मूला नंबर 7 में हमने EBIT का वो ही पोर्शन लिया है जो हमें कैश में मिला है। मतलब जो 6th फॉर्मूला है उसमें EBIT हमारा ज़्यादा आएगा, जबकि 7th फॉर्मूले में एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा कम आएगा, क्योंकि ये हमें पेमेंट करना है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसका पेमेंट हम कैश में ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए निकाल रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये बोल रहे हैं कि पता नहीं आपकी कंपनी हमें डिविडेंड दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो हमने ये रेशियो निकाल लिया। मान लीजिए कि 5 लाख रुपए की डिबेंचर है हमारे पास और 10% रेट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ रहा है ईयरली? 50,000 हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है। और प्रेफरेंस और टैक्स का पेमेंट करने के बाद में हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 5 लाख रुपए का। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कहेंगे कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका जितना डिविडेंड है उससे 10 गुना कैपेसिटी हम रखते हैं। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों लिया, क्योंकि टैक्स का पेमेंट करने के बाद में ही प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो? इनमें से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कौन सा नहीं है? फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, ये हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशियो बिल्कुल है, प्रोप्राइटरी रेशियो को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल असेट, डेब्ट इक्विटी रेशियो और ओनर्स फंड टू टोटल असेट्स। ओनर्स फंड टू टोटल असेट वही प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। ओनर्स इक्विटी का मतलब वही हमारी नॉर्मल वाली इक्विटी, कहने का मतलब नेटवर्थ। तो फिक्स्ड असेट माइनस फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी जैसा कुछ होता नहीं है। और यदि हम फिक्स्ड लाइबिलिटी का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी भी ले ले तो इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा टोटल असेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। मतलब टोटल असेट में से हमने करंट लाइबिलिटी भी माइनस कर दिया और डेप्ट भी हमने माइनस कर दिया, अदर कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट था वो भी माइनस कर दिया, तो इससे हमारी इक्विटी आ जाएगी। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप एक छोटी सी बैलेंस शीट बना करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन, डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी। ये बोल रहे हैं जो डेब्ट इक्विटी रेशियो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बता रहे हैं? इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं। पहला बोल रहे हैं रेशियो इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। बिल्कुल सही बात है। रेशियो दो नंबर के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है। सेकंड है लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। बिल्कुल सही बात है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। तीसरे में ये बोल रहे हैं रूल ऑफ थंब फॉर करंट रेशियो इज 2:1। बिल्कुल सही बात है। डी में बोल रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन। डेब्ट इक्विटी रेशियो हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं? To determine the long-term financial solvency of a business concern, the short-term financial solvency of a business concern, both the above, none of the above। तो हमारा आंसर आएगा ए। आप कहोगे कि जब हम ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहे थे ऑल डेप्ट
ऑल डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो वहाँ पर तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही हो गया। देखो ऑल डेप्ट भी यदि हम काम में ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को ही मेजर करता है। यदि हम केवल और केवल करंट लायबिलिटी ऊपर लेते, करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, तभी वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉल्वेंसी में आता। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। गलती से भी आप बी आंसर मत कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेप्ट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर फंड एंड डेप्ट इक्विटी रेशियो में ऊपर तो आ जाएगा आउटसाइडर फंड और नीचे क्या आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड, डेटर फंड। आंसर आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट है हमारा इफ डेप्ट इज रुपीज 120, कैश बैलेंस इज 20, इक्विटी इज 300, देन गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो का मतलब कैपिटल गियरिंग रेशियो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में हम क्या क्या लेते थे, डेप्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते थे, और नीचे हम लेते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी हमें बताई गई है 300 और डेप्ट हमें बताया गया है 120, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40%। कैश बैलेंस बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द मोस्ट सूटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेप्ट कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। किसी कंपनी की डेप्ट कैपेसिटी के बारे में पता करना है तो ज़्यादा अच्छा रेशियो कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो। फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो तो कुछ भी होता ही नहीं है। दूसरी बात आप मान लीजिए कि कैश फ्लो कवरेज रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो सेम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कुछ लोग डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को भी मानकर चलते हैं। अपना तो सीधा सा फंडा ये है, आप मुझे ये बता दीजिए ए और बी में से ज़्यादा बढ़िया रेशियो कौन सा है। तो ए और बी में से बी वाला हमारा ज़्यादा बढ़िया रेशियो है, क्योंकि ये न केवल इंटरेस्ट चार्जेज बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट को भी कंसीडर करता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि बी और सी तो सेम है, फिर सी हमारा आंसर क्यों नहीं आया। एग्जामिनर डेप्ट सर्विस रेशियो का मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मानकर चल रहे हैं। आप कहोगे एग्जाम में कैसे पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन का कोई भी इलाज नहीं है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। तो हमें मैच करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है नेटवर्थ रेशियो। नेटवर्थ रेशियो का फॉर्मूला होता है नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो इससे हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से क्या आया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस ऊपर आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व नीचे आएगा, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कुछ लोग इसको रिवर्स तरीके से भी काम में लेते हैं। इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस का मतलब ऐसा पैसा जिस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, कहने का मतलब डिबेंचर। तीसरा बोल रहा है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा, तो ए के अंदर 3 आ जाएगा। चौथी बात शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो इससे हमारा नेटवर्थ रेशियो आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनएबिलिटी of the firm to meet its obligations results in financial distress which may lead to bankruptcy resulting into the followings। ये बोल रहे हैं यदि कंपनी अपने ओब्लिगेशंस को टाइम पर पे नहीं करती है, अपनी लाइबिलिटीज़ को टाइम पर पे नहीं करती है, तो कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ सकता है। तो वो एक छोटी सी बात आप मुझे बता दीजिए कि इंसॉल्वेंसी में और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ जनरली तो दोनों को अदल बदल कर काम में लिया जाता है, लेकिन वैसे एग्जैक्ट आप मीनिंग देखो तो इंसॉल्वेंसी का मतलब केवल इतना सा होता है कि कंपनी अपने डेप्ट को पे करने में एबल नहीं है, जबकि बैंकरप्सी वर्ड तब काम में लिया जाता है जब कोर्ट ने
ऑफिशियली किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी या किसी भी बिजनेस कंसर्न को ऑफिशियली कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो, कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया हो और उस रिसीवर ने कंपनी की असेट बेचकर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया हो। मतलब बैंकरप्सी एक ऑफिशियल टर्म है, जबकि इंसॉल्वेंसी का मतलब हम जनरली लेकर चलते हैं कि कंपनी के पास अपने ओब्लिगेशंस को पे करने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर आपको लिखा आ जाए कि कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो मैंने आपको बताया जनरली ये दोनों का मतलब सेम ही मानकर चलते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि कंपनी अपने ओब्लिगेशंस को टाइम पर पे नहीं करेगी तो कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ जाएगा। और नीचे ये बोल रहे हैं कि ऐसा होने पर क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। इस डायरेक्ट वर्ड पर आप फोकस करना। ये बोल रहे हैं बैंकरप्ट होने पर कंपनी की क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। मैंने आपको बताया जब कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है तो क्या होता है, कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट करता है। वो रिसीवर क्या करेगा, कंपनी की असेट्स बेचेगा और कंपनी की असेट्स बेचकर क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। जैसे अभी अनिल अंबानी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी उस पर एक बार रोक लग गई है। एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो रिलेवेंट नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कंपनी एक सेपरेट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो यदि अनिल अंबानी की कंपनी अपने डेप्ट को पे नहीं कर पा रही है तो कंपनी होनी चाहिए ना इंसॉल्वेंट। यहाँ पर अनिल भाई खुद क्यों इंसॉल्वेंट हो रहे हैं? यदि आपने न्यूज़ पढ़ी है तो वहाँ पर अनिल अंबानी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा रहा है, न कि उनकी कंपनी को। ऐसा इसलिए है कि जब इन्होंने अपनी कंपनी के लिए लोन लिया था तब इन अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी। इन्होंने बोला था कि कंपनी अपना पैसा पे कर देगी, नहीं करेगी तो मैं खुद अपने घर से करूँगा, जो मेरी खुद की एसेट्स है उनसे। इसलिए यहाँ पर अनिल अंबानी खुद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे हैं, वैसे अभी रोक लगा दी गई है। अब क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है जब किसी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या आएगी। पहला बोल रहा है कि कंपनी की एसेट कम प्राइस पर बिकेगी। बिल्कुल सही बात है, कम प्राइस पर तो बिकेगी क्योंकि बेचना पड़ेगा असेट्स को, जितने में बिकेगी उतने में बिकेगी। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये जो रिसीवर वगैरह अपॉइंट किया गया है इसके जो चार्जेज है वो भी उसी से निकलेंगे। तीसरा पॉइंट बोल रहा है डाइल्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर कमिटमेंट टू द फर्म। तीसरे वाले का मतलब क्या है, तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि शेयर होल्डर को पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे कंपनी को। तो ये तो गलत बात है। यदि 10 रुपये का शेयर है, यदि 10 रुपये का शेयर है और वो 10 रुपये में इशू किया गया था, कंपनी ने अभी तक 8 रुपये मांगे हैं, तो बाकी के 2 रुपये तो शेयर होल्डर को पे करने ही पड़ेंगे ना। तो तीसरा हमारा फॉल्स हो गया। चौथी बात ये बोल रहे हैं क्रेडिटर एंड सप्लायर को पेमेंट नहीं होगा। तो वैसे तो 1 to 4 हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में हमें 2 ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो केवल 1 and 2 हम ले लेंगे। फोर्थ वाला हमने क्यों नहीं लिया, फोर्थ वाले को हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं मानकर चल रहे हैं क्योंकि फोर्थ वाला ये बोल रहा है कि क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट नहीं होगा। तो वो एक तरीके से हमारी कोई कॉस्ट थोड़ी है कंपनी के हिसाब से, नहीं होगा तो नहीं होगा, जो हो सकता है वो हो जाएगा। नुकसान तो कंपनी का पॉइंट नंबर 1 and 2 के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। यदि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है, इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ इक्विटी द कंपनी हैज रेज्ड 2 यूनिट ऑफ डेप्ट। यदि इक्विटी 1 है तो डेप्ट हमारा 2 है। बिल्कुल सही बात है, ऊपर डेप्ट आएगा नीचे इक्विटी आएगा। कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है, फ्लोटिंग का वैसे डिक्शनरी मीनिंग तो होता है रिलीज करना, और यहाँ पर फ्लोट करने का मतलब क्या है, शेयर रिलीज करना, डिबेंचर रिलीज करना, मतलब इशू करना। फ्लोट करने का मतलब इशू करना। तो ये बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एन इक्विटी इशू इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ए डेप्ट। ये बोल रहे हैं इक्विटी इशू करने की कॉस्ट कम आती है डेप्ट इशू करने से, तो बिल्कुल गलत बात है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, आपको पता है इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है डेप्ट की कॉस्ट से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है, लेकिन सेकेंड वाला हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बताया कि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में कुछ लोग तो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ लोग कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं।
तो ये बोल रहा है डेब्ट सर्विस रेशियो इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डेब्ट सर्विस रेशियो क्या शो करता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ असेट शो करता है क्या? नहीं करता। नंबर ऑफ टाइम फिक्स्ड असेट कवर बोरोड फंड, ये भी नहीं करता, क्योंकि फिक्स्ड असेट तो हमने फॉर्मूले में पुटअप ही नहीं किया है। एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लाइबिलिटी, कुछ मतलब ही नहीं है करंट असेट करंट लाइबिलिटी से। नंबर ऑफ टाइम सरप्लस कवर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट ये था हमारा रेशियो एनालिसिस का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने लिवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज को डिस्कस किया, जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं। इनमें से देखो वो रेशियो कौन कौन से हैं जिनका नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल पता चल जाएगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में ऑल डेप्ट भी ले सकते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट भी लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो से भी आपको पता चलना चाहिए, ओवरऑल सॉल्वेंसी को मेजर करता है, तो ऑल लाइबिलिटी अपॉन ऑल असेट। फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड असेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। कैपिटल गियरिंग का भी आपको पता चल जाएगा, ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, नीचे वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है इंटरेस्ट को हमारा प्रॉफिट कितनी बार कवर करता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो भी पता चल रहा है, PAT डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन ये जो बाकी की रेशियो है इन पर आपको खास ध्यान देना है। नेटवर्थ रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल असेट। और दूसरी बात, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये याद रखना, कैश टू डेब्ट सर्विस को डेब्ट सर्विस रेशियो भी कहा जाता है और कैश फ्लो रेशियो भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट नंबर 4। आपको जैसा भी लगे सूचित जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।